स्टेडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की ज्योग्राफी से संबंधित जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इससे पहले हमने क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 1 संसाधन था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कक्षा 6 और कक्षा 7 के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में जो भी वीडियो हम डालते हैं उसमें केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए हेल्पफुल हो, लाभदायक हो। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम आज के इस वीडियो में। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं जिनको ये टॉपिक समझने में अगर दिक्कत आ रही है, कई ऐसे शब्द हैं जो उनको समझ में नहीं आते, तो उनको हमने इंग्लिश वर्जन भी ब्रैकेट में लिखा है ताकि उनको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला बिंदु। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि। भूमि क्या होती है? तो भूमि जिस पर हम रहते हैं वो साधारण शब्दों में तो वो क्या है? भूमि है। उबड़ खाबड़ स्थल की जो आकृति होती है और पर्वतों का जो तेज ढाल होता है, जलाक्रांत मतलब जल से भरे हुए जो संभावित निम्न क्षेत्र हैं। जल क्या होता है? ऊंची जगह से नीची जगह की ओर बहता है। मरुस्थल और सघन वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र भी दो हैं, एक तो विरल होते हैं, एक निर्जन होते हैं। निर्जन जहाँ पर किसी मनुष्य का निवास स्थान नहीं हो। तो ये सभी जो स्थितियाँ हैं ये भूमि के अंतर्गत आती हैं। भूमि का उपयोग किस किस में होता है? एक तो खेती करने में, एक वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री में, और खनन, सड़क व उद्योग, इन सभी में हम भूमि का उपयोग करते हैं। अगला बिंदु है भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब जो फिजिकल फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो अपने स्थल की जो आकृति है, अपनी धरती की जो बनावट है वो भौतिक कारक को प्रभावित करती है। जो मृदा है, मिट्टी है, ये भी भौतिक कारक को प्रभावित करती है। जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये भी भौतिक कारक को प्रभावित करती है। मिनरल्स मतलब जो खनिज हैं ये भी भौतिक कारक ऐसे हैं जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता, ये सभी भौतिक कारक हैं जो भूमि का उपयोग करने के निर्धारक माने जाते हैं। इनके अलावा कुछ मानवीय कारक भी हैं, ह्यूमन फैक्टर भी हैं। वो हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। तो ये दो महत्वपूर्ण कारक जो हैं पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये मानवीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने भौतिक और मानवीय कारक पढ़े हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें है स्वामित्व के आधार पर भूमि के भेद। मतलब जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, उसके आधार पर भूमि के दो भेद होते हैं। पहला भेद है निजी भूमि। निजी मतलब प्राइवेट जो लैंड होती है प्राइवेट सेक्टर की, उसका मालिक जो होता है वो स्वयं उस भूमि का कर्ता धर्ता होता है। और दूसरी भूमि ऐसी होती है जिसको हम सामुदायिक या साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत मालिक जो है वो तो गवर्नमेंट होती है और उस भूमि का उपयोग साधारण व्यक्ति या कोई समूह जो है वो करता है। जैसे कि पार्क है, खेल के मैदान है, इनका उपयोग सभी व्यक्ति मिलजुल कर करते हैं। तो ये भूमि के दो भेद हो गए। आगे हम बात करें भूमि संरक्षण के उपाय। तो भूमि को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है उसके उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है जनसंख्या को नियंत्रित करके हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। लगातार दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण भूमि का जो आकार है, खेतों का जो आकार है वो निरंतर छोटा होता जा रहा है।
दूसरा है वन रोपण, मतलब वनों को, जो पेड़ पौधे हैं उनको हम अधिक से अधिक लगाएं और उनकी संख्या को बढ़ाएं, इससे भी भूमि संरक्षण होता है। फिर है भूमि उद्धार, मतलब भूमि में जिन जिन पोषकों की कमी है मिट्टी में, उन पोषकों की पूर्ति करना। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, मतलब जो हम खेतों में रासायनिक कीटनाशक डालते हैं और जो उर्वरक डालते हैं उन पर भी हमें लगाम लगानी चाहिए। तथा अतिचारण पर रोक, मतलब अतिचारण क्या होता है, जो पशु होते हैं उनको हम खुले में चराते हैं तो उनके पाँव से, उनके खुरों से क्या होता है, मिट्टी जो है वो कटती जाती है और वो मिट्टी जैसे ही बारिश आती है वो मिट्टी कटकर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। अब हम चित्रों के माध्यम से भी जो भी बिंदु पढ़े हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप 4 चित्र देख रहे हैं, उसमें भूमि का जो उपयोग है वो समय के अनुसार किस प्रकार बदलता गया है वो आप देख सकते हैं। पहले चित्र में किस प्रकार है भूमि का उपयोग, दूसरे में क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि का क्षेत्र जो है वो कम होता जा रहा है। तीसरे क्षेत्र में और अधिक जनसंख्या विस्तार हुआ है और चौथे क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार सबसे अधिक हो रहा है। तो इन 4 चित्रों के माध्यम से भी हम समय के अनुसार भूमि के उपयोग को देख सकते हैं। इस दूसरे चित्र में हम मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम सबसे ऊपरी परत देखते हैं मिट्टी की, तो उसमें ह्यूमस होते हैं और वनस्पति के साथ कुछ अन्य भाग यहाँ पर मिलते हैं, वनस्पतियाँ भी यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। दूसरी जो इसकी परत है, जो लेयर है, उसमें बालू, गाद, तले के साथ उपमृदा, तो ये बालू ऐसी होती है। फिर तीसरा हम भाग देखते हैं तो इसमें अपक्षयित चट्टानी पदार्थ आते हैं, जो क्या होता है, बारिश के साथ पहाड़ों से गिर के छोटे छोटे कणों के रूप में वो बन जाते हैं। चौथे में आप देखोगे छोटे छोटे पत्थर जो हैं इनको जनक चट्टाने कहा जाता है। तो ये मृदा परिच्छेदिका के अलग अलग भाग हम यहाँ देख सकते हैं। अगला बिंदु है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। मृदा मतलब मिट्टी। तो हमने अभी मृदा परिच्छेदिका का चित्र देखा था, उसमें हम उसके बारे में यहाँ बातें कर रहे हैं। मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। एक तो चट्टानों के छोटे छोटे कणों से मिट्टी का निर्माण होता है, या फिर जो जैव पदार्थ हैं या भूमि पर पाए जाने वाले जितने भी खनिज हैं उनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मेल या मिश्रण जो है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा भी 2 तरह की होती है, एक तो उपजाऊ जिसमें हम फसल उत्पादित कर सकते हैं, एक होती है अनुपजाऊ जहाँ पर फसल उत्पादित नहीं होती, जिसको हम बंजर भी कहते हैं। अगला बिंदु है अपक्षय क्या होता है। हमने अभी पढ़ा है अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये अपक्षय क्या होता है तो ये भी हम देख लेते हैं। तापमान परिवर्तन, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, तुषार क्रिया होगी, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा जो अनावरित जो सेलें हैं वो टूटती हैं और उनका क्षय होता है, वो छोटे छोटे कणों में नष्ट हो जाती हैं, छोटे छोटे कण उनके बन जाते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। तो अपक्षय की यही क्रिया है। अगला है मृदा निर्माण के कारक। जो मिट्टी बनती है उसके कौन कौन से कारक हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे पहला है जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक। तो सबसे पहला कारक तो ये है जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक। अगला है स्थल की आकृति। अगला है जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में जितना भी टाइम लगा है, तो ये सभी मृदा निर्माण के प्रमुख फैक्टर माने जाते हैं। अगले बिंदु की हम बात करते हैं
तो है बात कर रहे हैं, तो उसमें है मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो मृदा संसाधन के दो मुख्य जो डेंजर हैं, जो खतरे हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो मृदा का अपरदन होना, मतलब मिट्टी का लगातार कटाव होना, और उसकी क्षीणता मतलब उसका धीरे धीरे नष्ट होना। इसमें हम बात करें तो मानवीय और प्राकृतिक कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता है। तो कुछ तो मानवीय कारक होते हैं जो मनुष्य के द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं जैसे भूस्खलन या बाढ़ आना। तो ये सभी क्या है, ये मृदा के निम्नीकरण का कारण बनते हैं। फिर हम बात करते हैं मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो है वनों का उन्मूलन होना, लगातार वनों का हम विनाश करते जा रहे हैं, उनको काटते जा रहे हैं, कि जो इंसान है वो अपने लाभ के लिए वनों को काट रहा है। दूसरा है अतिचारण, अधिक से अधिक जानवरों को अगर खुली जगह पर चराते हैं तो उनके पैरों से भी मृदा का क्षरण होता है। रासायनिक उर्वरक जो हम खेतों में डालते हैं, कीटनाशकों पर के लिए प्रयोग करते हैं, उनसे भी क्या होता है, मृदा में निम्नीकरण आता है। वर्षा दोहन और भूस्खलन, बाढ़, तो ये सभी मृदा के निम्नीकरण के सहायक कारक माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मृदा संरक्षण की विधियां। यहाँ हम बात करते हैं तो मृदा को संरक्षण किस प्रकार मिलता है, तो उनकी कौन कौन सी विधियां हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहली विधि है मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच में जो अनावृत भूमि है, जो किस खाली पड़ी भूमि जो होती है पौधों के बीच की, उसमें जैसे कि जैव पदार्थ जैसे कि परवाल से उनको ढक दी जाती है, कि जो भी एक तो पौधे उत्पन्न कर रहे हैं उसके पास की भूमि जो भी खाली पड़ी रहती है उनको परवालों के द्वारा ढक देते हैं। इससे क्या होता है, मृदा की जो आर्द्रता है वो रुकी रहती है, मतलब जो मिट्टी है वो धूप से कम सूखती है। दूसरी विधि है वैदिक फर्म। वैदिक फर्म क्या होते हैं? चौड़े समतल सोपान तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो ये वैदिक फर्म जो है, ये विधि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर काम में आती है, ताकि जो सपाट सतह है वो फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। मतलब तेज ढाल वाली जगह पर हम कुछ जगह को सपाट कर लेते हैं और उसमें खेती करते हैं और फसल उत्पन्न करते हैं। इसके पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, क्योंकि वहाँ उसको हम सपाट बना देंगे तो उसमें पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन जो है वो बिल्कुल कम हो जाए। इसका हम चित्र भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले हम और विधि भी देख लेते हैं। अगली विधि है समोच्चरेखीय जुताई। इसमें क्या होता है, तटीय और जो शुष्क प्रदेश हैं उनमें पवन गति रोकने के लिए जो वृक्ष हैं उनको लाइनों में या कतारों में लगाते हैं, ताकि वो पवन की गति को रोक सकें। अगली विधि है समोच्चरेखीय रोधिकाएं। तो रोधिकाएं किससे बनती हैं? पत्थरों व घास के पास गहरी खाइयां बना दी जाती हैं, जो समोच्चरेखीय रोधिकाएं कहलाती हैं। अगली विधि है चट्टान बांध। चट्टान बांध कैसे बनते हैं? नालियों की रक्षा एवं मृदा क्षति को रोकने के लिए चट्टान बांधों का निर्माण किया जाता है। अगली जो विधि है वो है बीज की फसल उगाना। मतलब अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। मतलब खेतों में एक ही फसल जो है वो बार बार उत्पन्न नहीं की जाती, फसल का जो चक्र है वो लगातार बदलता रहता है। अब हम इन विधियों को चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं वैदिक फर्म, मतलब जो पहाड़ के ढलान वाले जो इलाके हैं उनमें भूमि को समतल या सपाट करके वहाँ यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने जो
चित्र दिखाई दे रहे हैं दो, उनमें मिट्टी का कटाव किस प्रकार हम रोक सकते हैं ये दिखाया गया है। पहले चित्र में देखें, ऊपर मग से पानी गिरा रहे हैं, मतलब ये बारिश हो रही है और नीचे सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। और दूसरे चित्र में हम देखें तो ऊपर मग से पानी गिर रहा है, मतलब बारिश हो रही है और नीचे जो हैं वो पौधे लगे हुए हैं मिट्टी पर। इस चित्र में हम देखें तो बारिश का जो पानी है वो इस मिट्टी में गिरेगा और मिट्टी जो है वो प्लेट से पानी के साथ बहकर इस जार में आ जाती है, तो मिट्टी का कटाव इसमें हो जाता है। दूसरे चित्र में हम देखें तो इसमें मिट्टी जो है वो इन पौधों के कारण रुक जाती है और सिर्फ पानी ही क्या आता है, नीचे आता है। तो इससे हम क्या समझे हैं कि मिट्टी का कटाव जो है वो कम करने के लिए पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। आगे हम बात करें तो अगला जो बिंदु है उसमें बताया गया है कि मनुष्यों को कुल जल का केवल 1% जो भाग है वो किससे प्राप्त होता है, भौमजल मतलब भूमिगत जल जो हमें कुओं से प्राप्त होता है, नदियों व झीलों का पृष्ठीय जल नदियों और झीलों से प्राप्त होता है, तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो सिर्फ 1% जल का उपयोग हम यहाँ से कर सकते हैं, एक तो कुओं से, नदियों झीलों से और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में। जल की प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा ये निरंतर गतिशील रहता है। तो हम देखते हैं कि जो जल है वो एक चक्र के माध्यम से निरंतर गतिशील रहता है। जैसे समुद्र और महासागरों में जलवाष्प के द्वारा ये भाप बनकर ऊपर उठता है, ऊपर ये बादल का रूप धारण करता है और जैसे ही हवा इन बादलों से टकराती है तो ये बूंदों के रूप में वापस धरती पर गिरता है। धरती पर गिरने के बाद में ये नालों, नदियों के माध्यम से दोबारा ये समुद्रों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये जल का जो चक्र है, जल चक्र, ये चलता रहता है। अगले बिंदु की हम बात करें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है कि एक टपकता नल। आपने अपने घरों में देखा होगा, कई नल ऐसे होते हैं जिसमें बूंद बूंद पानी नीचे व्यर्थ गिरता रहता है। तो उसके बारे में ये बताया है कि एक टपकता नल जो है वो एक साल में लगभग 1200 लीटर जल को वो व्यर्थ करता है, मतलब वो जल जो है वो बर्बाद हो जाता है। फिर है अगला बिंदु, जल आपूर्ति की कमी के कौन कौन से कारण हैं, कि किस कारण से जल जो है वो कम होता जा रहा है और जल अभाव की जो समस्या है वो निरंतर बनती जा रही है। सबसे पहला कारण बढ़ती जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है जल की मात्रा भी वैसे वैसे घटती जाती है। जैसे मान लो 1 लीटर जल पहले 5 लोगों में काम में आता था और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़कर 5 के 25 हो गए, तो वो 25 आदमियों को वही 1 लीटर पानी मिलेगा। तो मतलब उनमें क्या आता है, जल का धीरे धीरे उनमें क्या हो गया, अभाव हो गया। अगला जो कारण है वो भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। खेतों में सिंचाई करते हैं तो उसमें भी जो जल है वो इन फसलों के माध्यम से वो भी क्या हो जाता है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। अगला है बढ़ता नगरीकरण, कि सभी व्यक्ति रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और अगला है बेहतर होता जीवन स्तर, लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, वो अपना लाभ या अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण भी जल की आपूर्ति जो है वो कम होती जा रही है। आगे हम देखें तो इसमें है जल अभाव वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल की कमी पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये सभी जल अभाव वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जल का अभाव पाया जाता है। अगला बिंदु है जल संदूषक, मतलब जो जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं।
वो क्या क्या है? मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव क्या है? ये सभी जल के संदूषक माने गए हैं, जल को प्रदूषित करते हैं जो पीने योग्य नहीं होता। जल प्रदूषित होने से अनेक बीमारियां जो हैं वो लोगों में फैल जाती हैं। अगला बिंदु है जल संरक्षण की विधियां। किन किन विधियों के माध्यम से हम जल की जो आपूर्ति है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब जल का अभाव नहीं हो, उसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। पहली है ड्रिप या टपकन विधि, जिससे हम पहले अध्याय में हमने बात की थी। बूंद बूंद सिंचाई जो पद्धति है वो ये है ड्रिप सिस्टम। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, जल की बर्बादी रुक जाती है। दूसरी विधि है स्प्रिंकलर विधि, इसका हम आपको चित्र दिखाएंगे। और तीसरी विधि है वन एवं वनस्पति। तो ये वन एवं वनस्पति अधिक होगी तो वर्षा भी अधिक होगी और जल की आपूर्ति है वो निरंतर बनी रहेगी। अगले बिंदु की हम बात करें, रेशम कीट जो है ये शहतूत के पेड़ों पर ही पाले जाते हैं। ये हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ जो स्प्रिंकलर विधि है, जो जल संरक्षण की प्रमुख विधि है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फसल है इसमें किस प्रकार इनको जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो ये स्प्रिंकलर विधि है। इस चित्र में आप देख सकते हैं तो ये क्या है, रेशम कीट है। तो ये रेशम कीट जो है इसका पालन सिर्फ शहतूत के पेड़ों पर ही किया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने एक पौधा दिखाई दे रहा है। ये पौधा क्या है, एक औषधीय पौधा है जिससे दवाई बनाई जाती है। इसका नाम ब्रह्म कमल है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक पक्षी दिखाई दे रहा है जिसको किंगफिशर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको किलकिला के नाम से जानते हैं। अगला जो बिंदु है वो है सभी जीवित जातियां जो हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इसे पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम ये कहलाता है। जैसे हमने एक चैप्टर में फूड चेन के बारे में पढ़ा था, तो जो फूड चेन है वही क्या है, पारितंत्र है। जैसे प्रकृति में पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, इन पेड़ पौधों को शाकाहारी जानवर खाते हैं, शाकाहारी जानवरों को मांसाहारी जानवर खाते हैं, और मांसाहारी जानवर जब मर जाते हैं तो जो अपघटक होते हैं, जो अपमार्जक होते हैं, वो उनको खाकर उनको खाद के रूप में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला देते हैं और उसी मिट्टी पर ये पेड़ पौधे दोबारा विकसित होते हैं। तो ये फूड चेन जो है ये पारितंत्र का ही एक भाग माना जाता है। अगला बिंदु है विश्व की वनस्पति के 4 प्रमुख वर्ग माने गए हैं। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। तो ये 4 वर्ग जो हैं ये वनस्पति के विश्व में माने गए हैं। अगला बिंदु है कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। मतलब जो रेगिस्तान इलाका होता है जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर हमें कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म देखने को मिलते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेश, मतलब जहाँ पर बर्फ लगातार पड़ती रहती है, वहाँ पर हम कौन से पेड़ पौधे देखते हैं? मॉस और लाइकेन, ये वहाँ पर उगते हैं। अगला बिंदु है प्राकृतिक वनस्पति के विनाश के कौन कौन से कारण हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके विनाश के कारण हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है वन उन्मूलन, मतलब वनों का विनाश करना। मृदा का अपरदन भी प्राकृतिक वनस्पति का कारण है। निर्माण कार्य, कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग वर्क करते हैं तो उसमें भी हमें पेड़ पौधों की लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो उससे भी प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। दावानल, मतलब जो जंगल में आग लग जाती है उससे भी नुकसान होता है। भूस्खलन या भूकंप जो आता है उससे भी प्रकृति का विनाश होता है। इनके अलावा कुछ मानवीय कारक हैं और कुछ प्राकृतिक कारक हैं, इनसे भी प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होता है।
इस चित्र में आप यहाँ घास स्थल देख सकते हैं और ये वन है जो प्राकृतिक वनस्पति का एक मतलब विश्व की जो वनस्पति है उनके दो वर्ग जो हैं वो तो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसके 4 वर्ग बताए थे, एक गुल्म और टुंड्रा 2 और बाकी है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक जो अजगर है वो वन में विचरण कर रहा है। तो ये अजगर का चित्र आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो सुनामी आई थी उसके बाद में ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर कैसा विनाश हुआ था, कैसी हानि वहाँ पर हुई थी, वो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जिसका नाम है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके द्वारा पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। तो ये एक संस्था है जो पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे कि इसमें क्या क्या आते हैं, भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड, एलो आदि जीव जंतु इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला बिंदु है जैव मंडल नीचे वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, एक चैन है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो ये वैश्विक जो नीचे है जैव मंडल नीचे, तो ये क्या है, एक प्रकार की श्रृंखला है जो संरक्षण और विकास के बीच में संबंध प्रकट करती है। यहाँ आप स्क्रीन पर ब्लैक बक देख रहे हैं जो विलुप्ति की कगार पर है। निरंतर इनकी संख्या जैसे जैसे वनों की कमी होती जा रही है तो इन जीव जंतुओं की भी कमी लगातार होती जा रही है। यहाँ आप स्क्रीन पर जो झुंड देख रहे हैं ये चितलों का झुंड है। चितल जो हैं ये झुंड में रहकर अपना खान पान करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर हाथियों का ये झुंड है, ये उसमें भ्रमण कर रहा है। इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।